मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के एक चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पता बहुत बाद में जाकर पता चलता है। इससे पूर्व यह माना जाता था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभिक अध्याय या भारतीय इतिहास की शुरुआत जो है शुरुआती संस्कृति जो है वो वैदिक संस्कृति है और वैदिक संस्कृति भारत की प्रारंभिक संस्कृति थी। लेकिन जब 1920 के पश्चात हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य नगर अस्तित्व में आए, तब जाकर पता चलता है कि भारत में इससे भी प्राचीनतम संस्कृति थी, या जो प्राचीनतम संस्कृति है वह वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान की कहानी के इस उषा काल में हम उसे एक नन्हे बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इस वक्त वह अनेक प्रकार से सयाना हो चुका है। वह जिंदगी के तरीकों से अनजान नहीं है। वह किसी धुंध और ना हासिल होने वाली दूसरी दुनिया के सपनों में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने जिंदगी के कला में, रहन सहन के साधनों में काफ़ी तरक्की कर ली है। यानी हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। और जब हम किसी भी इतिहास की बात करते हैं और इतिहास के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं कि मानव जीवन की बात करें, सभ्यता की, संस्कृति की बात करें, तो हर चीज़ की शुरुआत जो है उसमें हम उसके थोड़ी सी कम परिपक्व अवस्था में देखते हैं और धीरे धीरे हर सभ्यता या संस्कृति की बात करें, चाहे हम उसे एक मनुष्य जीवन के, मानव जीवन के साथ में अगर हम उसको जोड़ते हैं, तब भी हम देखते हैं कि एक जिस प्रकार से एक शिशु है, एक नन्हा बच्चा है, वह धीरे धीरे अस्तित्व में आता है और धीरे धीरे वह दुनियादारी सीखता है और वह परिपक्व होता है। उसी प्रकार से किसी भी सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो प्रारंभिक जो उसके चिन्ह है या जो प्रारंभिक अवशेष है वह वहाँ पर हमें वह अपरिपक्व अवस्था में दिखाई देता है। लेकिन भारत की सभ्यता का ये प्रारंभिक चरण या भारत की सभ्यता का ये जो, जिसको हम कह सकते हैं कि पहला जो अध्याय है, ये पूरी तरीके से परिपक्व था, पूरी तरीके से एक सुविकसित सभ्यता और संस्कृति के रूप में हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी जब तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज नहीं हुई थी, उससे पूर्व तक जैसा कि हमने बात की कि यह माना जाता था कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति वैदिक सभ्यता है। लेकिन जैसे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो पता चला कि इससे पूर्व एक संस्कृति थी जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1920 में पाकिस्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और इसके पश्चात लगातार कई वर्षों तक, लगभग 1920-21 से लेकर 1927 तक सर जॉन मार्शल और उनके साथियों ने खुदाई का कार्य किया और बाद में J.H. मैके ने 1927 से 1931 के बीच में खुदाई की। तो कुछ जगह पर जहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ टीले हैं और उनके नीचे कुछ अवशेष या कुछ नगरीय सभ्य या किसी सभ्यता के अवशेष दिखाई दे रहे, तो वहाँ पर जहाँ पर इनको लगा वहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। और जब खोदा गया तो नीचे से एक भव्य सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए और इससे पता चला कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता है, ना कि वैदिक कल्चर। हड़प्पा और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी खुदाई के कार्य में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे जो खुदाई करता है वो इसके साथ उत्खनन करता हुए जुड़े हुए थे, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से अगर हम नाम लें दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, अर्नेस्ट मेके, N.G. मजुमदार, ऑरल स्टीन, H. हारग्रीव्स, पिगेट, व्हीलर आदि जो है, उन्होंने इस सभ्यता की खोज में, खुदाई में अपना अमूल्य योगदान दिया। और पुरातत्व विभाग की सहायता से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, इसके साथ में अन्य नगरों की खुदाई हुई और एक बहुत भव्य सभ्यता के अवशेष जो है वो निकलकर सामने आते हैं।
विशेष रूप से अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे प्रारंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि इसके जो अवशेष है वो सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदियाँ, उसके जो मुहाने हैं वहाँ पर, उसके तट पर इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। धीरे धीरे इसका दायरा जो है वो विस्तृत होता चला गया और न केवल सिंधु घाटी बल्कि अन्य नदियों के मुहानों पर भी हमें इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होने लगे। ऐसे में केवल सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम देना जो है वो थोड़ा सा उस जो इसका एरिया है, जहाँ तक इसका विस्तार हुआ, उस विस्तार की क्षेत्र के हिसाब से सिंधु घाटी का नाम जो है थोड़ा नामकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं लगा। तो ऐसे में इसका नवीन नामकरण हड़प्पा सभ्यता के रूप में दे दिया गया, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के जितने भी नगर मिले, जितने भी जगह मिली, वहाँ पर उसमें सर्वप्रथम हड़प्पा जो है वह नगर हमारे समक्ष आता है। तो क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के अवशेष सिंध में, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, जो पंजाब का कुछ एरिया पाकिस्तान में है और कुछ भारत में है, दोनों जगह, और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसके अतिरिक्त ये महाराष्ट्र में, जैसे रिसेंटली देमाबाद नामक जगह जो है वह मिलती है, और भी अन्य कुछ जगहों पर यह मिलता है। तो इस प्रकार से एक विस्तृत दायरे में, एक विस्तृत बड़े क्षेत्र में जो है इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और अगर हम देखें तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में हमें इस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिसमें उत्तर में जम्मू के अखनूर और माडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में जो मेरठ का आलमगीरपुर है, वहाँ तक इस सभ्यता के विस्तार के अवशेष जो है वह मिलते हैं। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बहुत महत्वपूर्ण स्थल धीरे धीरे इसके अंदर विस्तार होता चला गया, और एक के बाद एक नए नए स्थल जो है वो मिलते चले गए, और आज तक इनके उत्खनन का कार्य हो रहा है। तो इस दृष्टि से यह एक बहुत विस्तृत भूभाग में, चूँकि ये सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो इस दृष्टि से इसको हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा में सर्वप्रथम मिला, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से विशेष रूप से जानते हैं। इसके पश्चात ये जो एक मैप के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, बहुत सारे यहाँ के जो पुरातात्विक स्थल है उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत जो विशेष पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, ये जो वर्तमान पाकिस्तान है इसके अंतर्गत आते हैं। कालीबंगा राजस्थान में आता है, लोथल और रंगपुर जो है वो गुजरात के अंदर आते हैं, सुरकोटड़ा गुजरात, फिर उसके बाद में बनावली, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में आते हैं, आलमगीरपुर जैसा कि अभी हमने बात की मेरठ में आता है, और देमाबाद जो कि महाराष्ट्र में आता है। तो इस प्रकार से इस सभ्यता का दायरा जो है वो अधिक विस्तृत होता चला गया, और एक के बाद एक नए नए नगर जो है वो इस सभ्यता से रिलेटेड प्रकाश में आए, और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत क्षेत्र जो है हमें यहाँ पर मिलता है। जैसा कि हम इस नक्शे में देख पा रहे हैं, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से लगा, भारत का जो बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, उसमें जो स्वतंत्रता से पूर्व, क्योंकि हम ये 1920-22 में खोज हुई, तो उसके पश्चात ये वो दौर था जब भारत में पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था। भारत में अंग्रेजी हुकूमत स्थापित थी। तो उस दौर में ये जो नक्शा है उसमें पाकिस्तान भारत के ही नक्शे के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है उसकी खुदाई हुई, और इस नक्शे के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, जो उसके अतिरिक्त जो है चंदहुदड़ो यहाँ दिखाई दे रहा है। इधर की साइड अगर हम देखें तो कालीबंगा जो है वह दिखाई दे रहा है, आलमगीरपुर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से सभी जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस दायरे में, विशेष रूप से जो अगर हम देखें, जैसे कि हमने बात की कि जम्मू कश्मीर के, तो ये उत्तर पश्चिमी भारत का नक्शा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, फिर उसके नीचे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा भूभाग, और नीचे जो है गुजरात हो गया। गुजरात से और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो महाराष्ट्र का एरिया हो गया, और गुजरात से उत्तर पश्चिम की तरफ तो पाकिस्तान का एरिया जो है वह आ जाता है। और इस इतने बड़े विस्तृत दायरे में हमें हड़प्पा सभ्यता जो है
उसके अवशेष मिलते हैं, और जिसमें हमने कुछ प्रमुख नगर के बारे में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चंदहुदड़ो, रंगपुर, सुरकोतड़ा, बनावली, राखीगढ़ी आदि नगर जो है वो हमें मिलते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो हमें दिखाई देती है उसकी जो डेट है, उसके तिथि का जो, क्योंकि हमें इस सभ्यता के अवशेष पुरातात्विक साक्ष्य जो है वह मिलते हैं, खुदाई में जो उत्खनन में प्राप्त साक्ष्य है उसके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ के लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिलते, लिखित में कुछ साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उनकी लिपि चित्रात्मक लिपि है जिसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे में लिखा हुआ जो है वो हमारे लिए किसी भी तरीके से हमारे इतिहास जानने में हमारी मदद नहीं करता है। तो जो आधुनिक रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति और अन्य पद्धतियों से इसकी तिथि का अंकन जो है या इसकी तिथि क्या हो सकती है वो निकाला गया। मार्शल इसकी तिथि 3री शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो बताते हैं। आधुनिक रेडियो कार्बन पद्धति से 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच इसकी तिथि निकाली जाती है। और इसी प्रकार से कुछ का मानना है कि इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आरंभिक काल जो 2500 से लेकर 2200 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा, विस्तार काल जो इसका 2250 से लेकर 1950 के बीच ईसा पूर्व के बीच रहा होगा, और इसका पतन 1950 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। इस प्रकार से यह इसकी तिथियां मानी जाती है। और जो तिथि विशेष रूप से जिस पर सर्वसम्मति से लोगों को माना जाता है वह व्हीलर का मानना है कि 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता जो है वह अस्तित्व में रही होगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन किस प्रकार से हुआ और कब हुआ इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता जो है उसके रूप में देखी जा सकती है। क्योंकि हमें लिखित में साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, तो जितने भी प्रमाण या जितने भी जो सामग्री हमें पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है उस पुरातात्विक सामग्री के आधार पर जो नगरों के भवनों के अवशेष मिलते हैं, जो संरचना नगरों की मिलती है, उसके आधार पर हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को निकालकर हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और पहली इसकी विशेषता है यह कांस्य काल की सभ्यता थी। कांस्य काल यानी कि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रॉन्ज जो है, कांसा जो है उसका प्रयोग करने लगे थे। जो कॉपर और टिन को मिलाकर, जो तांबा और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज या कांसे का निर्माण किया जाता था। और तो यहाँ पर एक विशेषता, अगर हम एक विशेषता की बात करें तो उससे हम बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो निकाल कर ला सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांसे से, धातु से, एक तो इससे पूर्व, क्योंकि भारत की सबसे प्रारंभिक सभ्यता थी, और इससे पूर्व अगर हम बात करते हैं या अगर हम इतिहास के प्राचीन उसमें जाते हैं तो हम कहते हैं कि प्रारंभिक मनुष्य जो है असभ्यता से धीरे धीरे सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ। वो पाषाण युग में जी रहा था, उसको वह विकसित नहीं था या उसको विकास की ओर वह धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन यह सभ्यता पूरी तरीके से विकसित थी। उनको जीवन के जैसे कि हमने प्रारंभ में बात की कि जीवन के वह किसी भी तरीकों से अनजान नहीं था, उसने काफ़ी उन्नति कर ली थी। और यही उन्नति उसकी कि वह धातुओं से परिचित था, न केवल धातुओं से परिचित था बल्कि धातुओं को गलाना, मिक्स करना, धातुओं से नया, और जो प्रारंभिक, लेकिन अगर हम कांस्य काल की सभ्यता का नाम देते हैं तो वह इसलिए कि यहाँ पर हमें कांसे के प्रमाण सर्वाधिक मिलते हैं। कांसे की मूर्तियाँ, कांसे के बर्तन, कांसे के बहुत सारे उपकरण और औजार जो है हमें कांसे के मिलते हैं, क्योंकि कांसे की बहुतायत से यहाँ पर प्रयोग किया गया है जिसका प्रमाण हमें मिलता है। उसके आधार पर हम इसे कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि हड़प्पावासी जो है लोहे से अनअवेयर थे, उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। इस समय तक लोहा जो है, जो मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लोहे के बारे में ये पूरी तरीके से अनजान थे या लोहे का इस समय तक विकास नहीं हुआ था। कांसे के बारे में, तांबे के बारे में, टिन के बारे में, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं के बारे में सबसे वो अवेयर थे, लेकिन लोहे के बारे में वे पूर्ण रूप से अनजान थे। तो इस प्रकार से क्योंकि कांसे का यहाँ बहुतायत से प्रयोग हुआ और कांस्य कला की सर्वोत्कृष्ट विशेषताएं क्योंकि हमें यहाँ पर मिलती है,
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कांस्य काल की सभ्यता थी। दूसरी इसकी विशेषता है कि नगरीय और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का नाम लेते ही हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो इस बात आती है कि जैसे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो बड़े बड़े नगरों के अवशेष, नगरों के जो बनावट और संरचना है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि नगर जो है उसको चौकोर, आयताकार खंडों में, वर्गाकार खंडों में बांटा गया और बहुत अच्छे अवशेष हमें उसके मिलते हैं, तो उसके आधार पर हम इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। साथ ही साथ में जो अन्य प्रमाण, नगरों के अवशेष जो मिलते हैं वह तो है ही, उसके साथ साथ में जो अन्य वस्तुएं हमें पुरातत्व उसके अंतर्गत मिलती है, वे सब जो नगरीय जीवन के अंदर लोग प्रयोग करते हैं वह दिखाई देती है। तो उससे लगता है कि वे नगरीय जीवन जीते थे, नगरीय सभ्यता ये उनकी थी। और जैसा कि सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि यहाँ के साधारण नागरिक सुविधा और विलास का जिस मात्रा में उपभोग करता था उसकी तुलना समकालीन सभ्य समाज के अन्य भागों से नहीं हो सकती है। यानी कि पूरी तरीके से अगर हम नगर और ग्राम के बीच में अंतर करते हैं तो वो यही अंतर है कि जहाँ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो पूर्ति है वो गाँव में होती है, वहाँ पर नगरीय सभ्यता के लोग जो है वो अपना जो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा सुख सुविधाओं से, विलासिता से परिपूर्ण होता है और वही विलासिता की सामग्री हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो उससे हम इसको, और साथ ही साथ में जो नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार से भवन, जहाँ जो साफ सफाई और जो एक नगर की जो विशेषताएं होती है, वो उसका संपूर्ण प्रमाण जो है हमें इनके उत्खनन में नगरों से प्राप्त होता है। उस आधार पर इसे नगरीय सभ्यता जो है वह कहा गया है। साथ ही साथ में यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी, और व्यापार ना केवल आंतरिक व्यापार, यानी एक शहर का जो इनका एक नगर है उसका दूसरे नगर, या जिसको हम सेंटर कह सकते हैं कि इनके एक केंद्र से दूसरे केंद्र के बीच में व्यापार होता था, साथ ही साथ में हमें विदेशों से व्यापार के भी संकेत मिलते हैं। यानी कि अन्य सभ्यताओं के साथ में जो उस समय की समकालीन संसार की अन्य सभ्यताएं थी, उसमें उनके साथ में भी इनका व्यापारिक आदान प्रदान, लेन देन, ये सब होता था। इसके भी पर्याप्त प्रमाण हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से नगरीय और व्यापार प्रधान सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। इसके बाद में हम बात करते हैं शांतिमूलक सभ्यता। इस शांतिमूलक सभ्यता का नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें युद्ध से संबंधित लड़ाई झगड़ा, युद्ध, आक्रमण, ये सब चीज़ों के संकेत हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। लोग आराम से रहते थे, अपना नगरीय जीवन, अपना आराम का जीवन इनका था, व्यापार करते थे, जो छोटे और बड़े हर प्रकार के उद्योग धंधे जो थे वे ये लोग करते थे। लेकिन इनके जो बहुत ज़्यादा हमें अस्त्र शस्त्र हथियार जो है उनकी संख्या नहीं मिलती है। साथ ही साथ में जो कुछ मिलते हैं उनकी जो क्वालिटी है या उनका जो वो है वो बहुत हल्के किस्म के मिलते हैं। तो उनको देखकर अनुमान होता है कि शायद उनका प्रयोग अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि से ये कुछ हथियारों को, औजारों का, या अपने जो दैनिक जीवन के उपयोगी काम है उसके अंदर वे ज़रूर उनका यूज़ करते होंगे। लेकिन हथियारों के रूप में और युद्ध हो रहे हैं निरंतर, ऐसे प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। इससे यही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये सभ्यता जो है वह शांतिमूलक सभ्यता थी। साथ ही साथ में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि समष्टिवादिनी सभ्यता थी, यानी कि उत्खनन में यह सार्वजनिक जीवन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। जब हम हड़प्पा सभ्यता बात करते हैं तो हम यहाँ के राजा कौन थे, महाराजा कौन थे, किसके वंश ने शासन किया, इस प्रकार की बात हम यहाँ पर नहीं करते। हालांकि हमें कुछ प्रमाण बाद मिलने लगते हैं कि इनकी राज्य व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा प्रमाण की राजा और उनकी वे पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते थे या इस प्रकार की व्यवस्था थी, ऐसे संकेत हमें नहीं मिलते हैं। और सामूहिक जीवन का परिचय जो है वह हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि उत्खनन में राज सामग्री के स्थान पर सार्वजनिक सामग्री अधिक मिलती है, जिससे लगता है कि उनका सामूहिक जीवन वो लोग व्यतीत करते थे और सभी लोगों के लिए बराबर का, निश्चित रूप से हर व्यवस्था के अंतर्गत हर सभ्यता और संस्कृति और मनुष्य हर लेवल पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमीर गरीब या किसी प्रकार का छोटा मोटा भेदभाव हो सकता है, लेकिन समाज या जो कुछ भी हमें यहाँ पर सामाजिक जीवन के बारे में बनिस्बत राजनीतिक जीवन के हमें ज़्यादा संकेत मिलते हैं। इससे हम इसको कह सकते हैं कि समष्टिवादिनी सभ्यता और संस्कृति थी।
इसके पश्चात हम बात करते हैं द्विदेवता मूलक धर्म इनका था, जिसमें ये भगवान शिव, क्योंकि हमें शिव जैसे संकेत और साथ ही साथ में शिवलिंग के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, उससे लगता है कि ये विशेष रूप से एक परम पुरुष और परम नारी, जिनमें परम पुरुष को हम भगवान शिव के साथ में रिजेंबल होते हैं, और उसी प्रकार से परम नारी जिसे मातृ देवी कहा गया कि मातृशक्ति की पूजा करते थे। नारी की बहुत सारी मूर्तियाँ और उसको एक अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया, और उनके प्रति बहुत आदर की भावना, सम्मान की भावना जो है वो हमें अस्तित्व में जो मूर्तियाँ प्राप्त होती है उनमें हमें दिखाई देती है। इससे ऐसा लगता है, और साथ ही साथ में एक विशेष बात की इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा गया। बाद की सभ्यताओं की अगर हम बात करें और वर्तमान तक भी अगर हम बात करते हैं, तो हम इतिहास में देखते हैं कि प्राय जो सभ्यताएं हैं, प्राय जो इस प्रकार की व्यवस्था समाज जो है वह पितृसत्तात्मक हुआ करता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। स्त्रियों की स्थिति विशेष रूप से यहाँ अच्छी थी, इसका हमें यह प्रमाण मिलता है। और धर्म की बात करें तो वे परम पुरुष जिसे हम शिव कह सकते हैं, और मातृ देवी जो परम नारी है उनकी वो पूजा किया करते थे। उनके विभिन्न स्वरूप, जैसे माँ की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है, उसी प्रकार से उस समय भी भिन्न भिन्न रूपों में इस जो परम नारी है उसकी पूजा की जाती थी, इससे हम कह सकते हैं कि मातृसत्तात्मक सभ्यता जो थी वह थी। साथ ही साथ में जो इसकी इस एक विशेष बात है वो ये कि इनका आर्थिक जीवन जो है वो औद्योगिक विशेषीकरण और स्थानीयकरण पर अवलंबित था। औद्योगिक विशेषीकरण यानी कि किसी एक उद्योग या से जुड़े हुए लोग, जो एक ही प्रकार का जो धंधा या उद्योग करने वाले लोग हैं, वो एक स्थान पर, स्थानीयकरण, एक स्थान पर, एक मोहल्ले पर रहते थे। अधिकांश व्यवसाय जो है एक ही या अधिकांश जो व्यवसाय है या अधिकांश जो एक ही प्रकार के व्यवसाय जो का अनुसरण करने वाले लोग जो है वो एक ही मोहल्ले में रहते थे, क्योंकि जो अवशेष मिलते हैं वहाँ पर एक ही प्रकार के अवशेष हमें एक गली से, एक मोहल्ले से या एक ही उससे मिलते हैं। तो उससे लगता है कि उसी व्यवसाय को करने वाले, यानी कि आपस में जिस प्रकार से कुनबे, कुटुंब और जैसे मोहल्ले हुआ करते हैं किसी विशेष व्यवसायियों के, वैसे मोहल्ले जो है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका आर्थिक जीवन जो है वह औद्योगिक विशेषीकरण और स्थानीयकरण पर अवलंबित था। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और इस नगरीय सभ्यता में जो प्रमुख नगर है उनकी योजना समान रूप से बनाई गई है। नगरों की अगर हम बात करें, क्योंकि विशेष रूप से जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि यह नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में यह मिलता है, और इसके बारे में हम प्रारंभ से ही परिचित हैं कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिलता है। तो इस विशाल स्नानागार के इस चित्र को देखकर कि किस प्रकार से एक एक चीज़ जो है, जैसे हम आयताकार, चौकोर, वर्गाकार, इस प्रकार की उसकी बात करते हैं, किस प्रकार से अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई है, पास में दीवारें हैं, चबूतरे हैं, और एक एक चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है उसके आधार पर जो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगरों का जो योजना है वह बहुत अच्छी तरीके से बनाई होगी। उनको पूरी तरीके से जो मतलब हम कह सकते हैं कि उनको हर चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान था कि किस प्रकार से जो एक सिविल जो इंजीनियरिंग है उसके अंतर्गत एक एक चीज़ का जो जिस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, और उसके पश्चात नगर या भवनों का या किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य होता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ दिखाई देता है कि किस प्रकार से एक एक चीज़ को उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है, और ये हमें इसके अंतर्गत दिखाई दे रहा है। नगर योजना के अंतर्गत बात करें तो प्रमुख नगरों के उत्खनन, नगरों की योजना जो है वो निश्चित दिखाई देती है। स्थानीय शिल्प और उच्च कोटि को देखकर लगता है कि योजना बनाने वाले और रचना करने वाले इंजीनियर रहे होंगे और नगर रचना शास्त्र के अनुभवी ज्ञाता रहे होंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लिखित में प्रमाण नहीं मिलते हैं इन साक्ष्यों को देखकर। जैसा कि अभी हमने नगर का एक पार्ट देखा, और उस प्रकार से हम आगे अन्य भवनों को देखेंगे तो उसको देखकर हमें लगता है कि जैसे इंजीनियर एक एक चीज़ को नाप कर, एक एक चीज़ का बहुत मेज़रमेंट लेकर और तरीके से बनाते हैं नगरों को, उस प्रकार से नगर रचना ये निश्चित रूप से उस समय कोई ना कोई उनकी डिग्री
डिग्री, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री वर्तमान में की जाती है, तब भी कोई ना कोई सिविल इंजीनियर जैसा कोई ना कोई उस समय का वो कला जो वो रही होगी, और उसके आधार पर उन्होंने इतने सुंदर नगर जो है या इतने सुनियोजित तरीके से नगरों की संरचना की। नगरों को, क्योंकि नदियों के मुहाने पर प्राय सभ्यताओं का विकास हुआ, तो नगरों के मुहानों पर समय समय पर बाढ़ के आशंका रहती थी, तो ऐसे में सुरक्षा के लिए बांध भी बनाए गए, इसके भी हमें अवशेष मिलते हैं। और जो नगरों की विशेष रूप से बात करें कि नगर जो है आयताकार या वर्गाकार खंडों में विभक्त थे, नगरों में जो सड़कें हैं उनको वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जो सड़कें मिलती है, और तो उनको एक एक समकोण का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, कैसे कौन होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे नगरों का निर्माण होना चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। तो ये सब चीज़ें जो है उनको उसको देखकर लगता है कि उनको पूरी की पूरी सिविल जो है उस की पूरी पूरी तरीके से जानकारी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कुछ ऐसे घर मिलते हैं जिसमें एक दो कमरे, कुछ बड़े घर मिलते हैं, तो अलग अलग प्रकार के भवन जो है वो मिलते हैं, जिन्हें हम निवास गृह कह सकते हैं। और इन निवास गृहों को भी एक बहुत तरीके से कि निवास गृह जो है उनका वे गलियों में बने होते थे, और गलियों में एक मुख्य सड़क पर उनका दरवाज़ा ना खुल के जो अंदर की छोटी गली होती थी उसमें उनका खुलता था। घर के दरवाजे और खिड़कियां जो है प्रॉपर वेंटिलेशन का उसमें ध्यान रखा जाता था। खिड़कियां एक दूसरे के आमने सामने रोशनदान बने होते थे। दरवाजे जो कमरा या जो घर होता था उसके कॉर्नर में होते थे, बीच में नहीं होते थे। तो एक एक चीज़ हर घर की योजना लगभग समान रूप से थी, बस इतना अंतर था कि कुछ घर बड़े थे, कुछ छोटे थे। तो उससे हम उनको हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भवन मिलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि हम सड़कों की बात कर रहे थे, सड़क जो है एक मुख्य सड़क होती थी जो पूर्व से पश्चिम, और दूसरी सड़क उसको बीचों बीच उत्तर से दक्षिण में काटती थी। और फिर इन दो प्रमुख सड़कों के अलावा अन्य जो है सड़कें इनके समानांतर में कटती थी। और इस प्रकार से पूरा के पूरे नगर को अगर हम उसका ऊपर व्यू देखें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा नगर जो है आयताकार या वर्गाकार खंडों में विभक्त है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता जो है हड़प्पा सभ्यता की थी। और जो मकान है या जो सड़कें हैं उसके किनारे पे नालियाँ बनी होती थी, नालियों को ढका जाता था, और नालियों को ढककर उसकी साफ़ सफाई के लिए जगह जगह मेन होल दिए गए थे। तो ये इनकी नगरीय सभ्यता को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से एक नगरीय सभ्यता थी, कि इसमें साफ़ सफाई का प्रॉपर अरेंजमेंट, पूरा का पूरा ध्यान, पूरी की पूरी विकसित सुनियोजित सड़कें और घर मकान, हर एक एक जो पहलू है नगर का उस पर पूरी की पूरी तरीके से ध्यान दिया गया था। सार्वजनिक भवन यहाँ पर मिलते हैं, जैसे हड़प्पा में जो है एक काफ़ी जैसे 451 मीटर लंबा और 165 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंची एक गढ़ी जैसा जगह मिलती है, जिसको जो एक सार्वजनिक भवन रहा होगा। ऐसे ही मोहनजोदड़ो में एक जगह मिलती है जिसमें कई कक्ष हैं, बरामदे, स्नानागार, सभागार मिलते हैं। एक जगह 20 स्तंभ का भी एक ऐसे हॉल नुमा मिलता है जिसमें बैठने की बेंच और चौकियाँ। तो उनसे लगता है कि सार्वजनिक भवन रहे होंगे जिसमें कोई मीटिंग या कुछ इस प्रकार का कार्य अगर होता था तो वो किया जाता था। जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा, यह मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक इमारत जिसको कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल 55 इंटू 33 वर्ग मीटर है, और बीच में जलाशय जिसको हम देख सकते हैं जो 11 इंटू 6 इंटू 2 मीटर जो है इसका वो है वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके भीतर सीढ़ियाँ दृश्यमान हो रही है। इसमें कुआं है, जल निकासी के लिए पूरा का पूरा प्रबंध किया गया है। ऊंची और पक्की ढकी नालियाँ, पक्का आंगन, पूर्व की और कुछ कमरे बने हुए। इसका हम हल्का सा वो देख पा रहे हैं कि कमरे जैसे खंडर दिख रहा है, पूरा का पूरा कमरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कमरे जो है वो शायद जो इसके साथ में बनाए गए हैं तो वे प्रयोग आते होंगे। तो उनका ये दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ में हमाम, पवित्र इसको कह सकते हैं कि ये अब इसको सार्वजनिक स्नानागार का नाम दिया गया है। तो कुछ कहते हैं कि यहाँ पर पवित्र स्नान हेतु ये जैसे कुंड बनाए जाते हैं उस प्रकार से, और कुछ कहते हैं कि मनोरंजन या आमोद प्रमोद का साधन रहा होगा। और इस प्रकार से, लेकिन ये एक बहुत आश्चर्यजनक और भव्य इमारत जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता की प्राप्त होती है। इसके पश्चात जो है जैसे अन्नागार मिलते हैं,
जहाँ पर हमें कुछ बाहर बड़े बड़े हॉल नुमा बने हुए और उसके बाहर जो है चबूतरे बने हुए हैं, और उनको देखकर ऐसे लगता है कि यहाँ पर अन्नों जो अन्न है उसका स्टोरेज किया जाता होगा, और उनको बाहर जो है वहाँ पर फसल से अनाज अलग करने का कार्य जो चबूतरे पर वहाँ पर, तो इसके भी अवशेष और संकेत हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से अन्नागार मिलते हैं। साथ ही साथ में भोजनालय के जैसे भी कुछ जगह मिलती है, और जो रोड्स हैं या वहाँ पर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी दूर पर दीप स्तंभ बने होते होंगे रोशनी के लिए रात में। खुले स्थान पर पेड़ लगाते थे। सराय मिलती है। उचित साफ सफाई और सुरक्षा का पूरा समुचित प्रबंध हमें हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि एक बहुत समुन्नत सुनियोजित सभ्यता थी, और इसके अंदर हमें एक एक चीज़ जो है बहुत तरीके से बहुत उसके साथ में मिलती है, और इसके साथ में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत अच्छी सुनियोजित विकसित सभ्यता थी। और इस विकसित सभ्यता के अंतर्गत जो विशेष रूप से हम नगरीय संरचना की बात करें कि भव्य नगर, भव्य इनके भवन, पूरा का पूरा जिस प्रकार से आधुनिक नगरों में प्रॉपर अरेंजमेंट नगर का होता है, साफ सफाई, समुचित प्रबंध, हर चीज़ जो है प्रॉपर होना, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। इस आधार पर हम इसे एक जो है सुनियोजित और विकसित सभ्यता के साथ साथ में हम इसे एक नगरीय सभ्यता के रूप में जान सकते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष हैं, कुछ चित्र हैं कि किस प्रकार से खुदाई की जाती है, और उसके बाद में जिस प्रकार से हमें यहाँ पे ईंटों की संरचना दिखाई दे रही है, किस प्रकार से ईंटों को कच्ची या पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, उनको किस प्रकार से प्रॉपर उनका एक लाइन के अंदर यानी कि पूरे के पूरे सीधी रेखा में और समकोण पर काटते हुए उनके एंगल्स बने हुए हैं, और इस प्रकार से बहुत सुनियोजित ढंग से इस सभ्यता का विकास हुआ। तो ये सभ्यता निश्चित रूप से एक बहुत सुविकसित सभ्यता के रूप में दिख सकती है। इनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, कैसा इनका राजनीतिक जीवन रहा होगा, इन